आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम जानने वाले हैं, राइट। और टर्मिनोलॉजीज मतलब उस पूरे कंपाउंड में किस किस चीज को क्या क्या बोलते हैं, राइट, वो जानना सबसे पहले जरूरी है, राइट। तो सबसे पहला टर्म है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जनरली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है सपोज, और ऐसा होता है और ऊपर में कुछ चार्ज होता है लाइक दिस, यस, ऐसा ही कुछ होता है डिजाइन में या स्ट्रक्चर में, राइट। तो अगर देखा जाए तो इसमें ये जो आप Fe देख रहे हो डी ब्लॉक एलिमेंट है, एज मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, राइट। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो एंटिटी किसको बोलेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट और चार्ज इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एंटिटी बोलेंगे, राइट। मतलब कि एंटिटी कंस्टिट्यूट्स अ मेटल आयन और एटम, ठीक है, जो कि जनरली आपका डी ब्लॉक होता है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और एटम bonded to a fixed number of atoms और molecules, जो कि आपका फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स से बॉन्डेड है, ठीक है। तो जहां पे आपका सेंट्रल मेटल कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बॉन्डेड है, उस चीज को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, राइट। अब एग्जांपल जैसे कि ये आपका जो F है ये 6Cn- से बॉन्डेड है। एक एग्जांपल ये भी है CO Cl3 NH3 थ्राइस, राइट। क्लोरीन आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, अमोनिया आपका एक मॉलिक्यूल है, राइट। कोबाल्ट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सेंट्रल मेटल है, बाकी सारे 3 Cl- और 3 अमोनिया से वो जुड़ा हुआ है, राइट। तो मैंने क्यों बोला मॉलिक्यूल्स, अब समझ में है, मॉलिक्यूल्स भी जुड़ सकते हैं, अमोनिया कंस्टिट्यूट करता है एक मॉलिक्यूल, एक प्रॉपर कंपाउंड है, या एटम्स से भी जुड़ सकता है, राइट। तो अगर एक डी ब्लॉक एलिमेंट अगर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ एटम्स या कंपाउंड से जुड़ा है तो वो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट वन इसको नोट करो। अब इसमें ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। तो दूसरा अपना जो है दैट इज सेंट्रल मेटल आयन और एटम, ये दूसरी टर्मिनोलॉजी है। ये पहला कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसके अंदर ही आता है, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन किसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया डी ब्लॉक एलिमेंट ले लो या मेटल ले लो। और अब जनरली एक चीज गौर करना कि कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट हो चाहे कोई भी हो, आप एक चीज नोटिस करना कि उसका जो चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आयरन है +2, निकल है +2, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का +3, कॉपर का +2 एक्सेट्रा। आप क्लियर देख सकते हो एक चीज कि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, यस। मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले, कौन से आयंस एक्सेप्ट करेंगे, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे या एनायंस को एक्सेप्ट करने वाले, राइट। अब आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड्स। ये सारे के सारे लुईस एसिड्स हैं, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल आयन, क्लियर। थर्ड आपका इसी में आता है लाइगेंड्स। ये लाइगेंड्स किसको बोलते हैं, जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सेंट्रल मेटल है, और डी ब्लॉक एलिमेंट से जितने ये सारी चीजें अटैच्ड हैं ये होती हैं लाइगेंड्स,
लाइगेंड्स के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट का सेकेंडरी लिंकेज होता है, याद करो मैंने बताया था। ठीक है, तो जितनी भी सेकेंडरी लिंकेजेस हैं वो लाइगेंड्स कहलाएंगे, राइट। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेंट्रल मेटल है, बिल्कुल, ये बात समझो आप। मतलब जो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, मतलब ये अगर ए से सेंट्रल है और बी तो बी लाइगेंड है, लेकिन बी से अगर सी कनेक्टेड है तो सी लाइगेंड नहीं है ना, बी इज ए लाइगेंड। तो द वन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन इज अ लाइगेंड। क्लियर? लाइगेंड्स मतलब एक चीज तो मुझे क्लियर हो गया है कि वो एटम्स या आयंस जो कि सेंट्रल मेटल से कनेक्टेड है, ठीक है। पर लाइगेंड्स अपने आप में भी काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब कई ऐसे लाइगेंड्स हैं जो अगर अटैच हुए तो वो एक काउंट में आते हैं, कई ऐसे लाइगेंड्स हैं वो अगर अटैच हुए तो ओवरऑल दो लाइगेंड्स के काउंट में आते हैं। कई ऐसे लाइगेंड्स हैं जो अटैच हुए, एक ही बार अटैच हुआ लेकिन वो फोर लाइगेंड्स के अंदर आएगा। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लाइगेंड का काउंट 1 है, कौन सा लाइगेंड का काउंट 2 है, राइट। तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, जिसमें आपका फर्स्ट टाइप है यूनिडेंडेट लाइगेंड। यूनिडेंडेट नाम से ही पता चल रहा है, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं यूनिसेल्युलर, मतलब कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल, राइट। मतलब यूनि से समझ में आ गया हमको कि वो वन लाइगेंड की बात कर रहे हैं, राइट। तो यूनिडेंडेट लाइगेंड मतलब जहां पे सिर्फ वन लाइगेंड है। एग्जांपल क्या क्या है इसमें? ये अभी हम जो कर रहे थे क्लोरीन, एक क्लोरीन एक लाइगेंड, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल एक लाइगेंड, एक अमोनिया एक लाइगेंड। जनरली मैक्सिमम कंपाउंड्स एक लाइगेंड नहीं होता, एक को एक, लेकिन देयर आर सम स्पेसिफिक कंपाउंड्स या लाइगेंड्स जिनका काउंट 2 4 में लिया जाता है, वो याद रखना है, राइट। तो यूनिडेंडेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है डाइडेंडेट, अगेन नाम से क्लियर हो गया, डाई मतलब 2, ठीक है। जो है तो एक ही लाइगेंड, लेकिन जब वो जुड़ेगा तो 2 लाइगेंड्स के काउंट में आएगा, राइट। और ये होता है ईथेन 1,2 डाइअमाइन। एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर जब आप पढ़ोगे ना तो ईथेन 1,2 डाइअमाइन आएगा। अब ईथेन 1,2 डाइअमाइन मतलब समझ जो ईथेन बोल रहा है, मतलब एक कार्बन है और एक कार्बन है, ये ईथेन हो गया। 1,2 ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। डाइअमाइन मतलब अमाइन होगा, अमाइन क्या है अपन पढ़े NH2, यस, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी क्या है 1 2 3 4 वैलेंसी होती है, मतलब यहाँ पे H2 होना चाहिए और H2 होना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल है ना ईथेन 1,2 डाइअमाइन, ये डाइडेंडेट लाइगेंड। तो जब भी ईथेन 1,2 डाइअमाइन आया समझ लो इसको 2 में काउंट कर, डाइडेंडेट, राइट, कंसिस्टिंग ऑफ 2 डोनर एटम्स। क्यों डोनर एटम्स बोला, ये बता सकते हैं? अभी तो डी ब्लॉक एलिमेंट मैंने समझाया कि वो एक्सेप्ट करता है सेंट्रल मेटल, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में सेंट्रल मेटल डोनर है और लाइगेंड्स हमेशा, सॉरी, वो एक्सेप्टर है और लाइगेंड हमेशा डोनर है, लाइगेंड्स ऑलवेज डोनर रहेंगे। अब ये समझो आप, क्यों डोनर रहेंगे? क्योंकि एक एक्सेप्टर रहेगा और एक डोनर रहेगा, तभी काम चलेगा। और अभी मैंने बताया कि सेंट्रल एलिमेंट जो है ये सब लुईस एसिड्स ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डोनर होगा, यस। तो मतलब 2 डोनर एटम्स बोला तो ये नहीं बोलना कि ये तो नहीं पढ़ा है,
राइट। तीसरा होता है पॉलीडेंडेट। जहां पे आपके लाइगेंड्स या डोनर एटम्स 3 और मोर हो जाए, वो आपका फिर ट्राई टेट्रा में नहीं आता है, पॉली में आ जाता है, जैसे अपन पॉलिनोमियल करते हैं मैथ्स में। ओके, अब इसमें एक एग्जांपल है ई बी टी ए। ठीक है, मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। सबसे पहले तो इथ आया, इसका स्ट्रक्चर देखो, इथ मतलब एक कार्बन और दूसरा कार्बन तो रहेगा, ठीक है। डाइअमाइन बोल रहा है मतलब इधर पे एक NH2 होना चाहिए, इधर पे एक NH2 होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं दोनों में अगर यहाँ पे H हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लेस कर दूं, तो मुझे एक बात बताओ कि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो फुलफिल हो गई, तो नाइट्रोजन और कोई आगे बढ़ाएगा नहीं, तो ये टेट्रा एसीटेट कहां लगा हुआ है। नाउ अगला है फोर्थ, एम्बीडेंडेट लाइगेंड। एम्बीडेंडेट, अब आप बोलोगे कि ये नया शब्द है, एम्बीडेंडेट क्या होता है, राइट। एम्बीडेंडेट में क्या होता है, आपने आइसोमर्स पढ़ा है, ठीक है। हमारे पास एक कंपाउंड है नाइट्रो, जिसका स्ट्रक्चर होता है NO2, ठीक है। NO2 को आपको पता है ONO भी लिखा जाता है, NO2 कैन आल्सो बी रिटन एज ONO, बस नाम चेंज हो जाता है, नाइट्रो के जगह नाइट्रोसो हो जाता है, राइट। मतलब कि इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, और हमने पढ़ा है द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर जनरली आइसोमर्स, राइट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर्स कहलाएंगे, पर एक कंपाउंड में NO2 और दूसरे कंपाउंड में ONO अगर लग गया, एम्बीडेंडेट, राइट। जैसे कि M है मान लो सेंट्रल मेटल, राइट। अब M से ये सेंट्रल है और ये NO2 जुड़ा हुआ है इस तरीके से, स्ट्रक्चर देखिए, राइट। अब यही ONO को कैसे जोड़ रहा हूं मैं, M है, कैन यू सी द डिफरेंस। यहां पे सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन से कनेक्टेड था, whereas यहां पे सेंट्रल मेटल ऑक्सीजन से कनेक्टेड, राइट। देयर इज अ डिफरेंस। तो ऐसे ligand which can ligate two different atoms, which can ligate मतलब प्रोड्यूस करना two different atoms, ऐसे ligands जो दो एटम्स की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, एम्बीडेंडेट ligands। अब क्लियर हो। आई हैव वन मोर एग्जांपल, सेंट्रल मेटल attached to SCN। मैं आपको बता दूं, S का मतलब होता है थायो और CN का मतलब होता है साइनो, थायोसाइनेटो बोलते हैं इसको, राइट। अब यही सेंट्रल मेटल आयन से NCS भी जुड़ता है। फर्क क्या है, यहां पे सेंट्रल मेटल से सल्फर जुड़ा है, यहां पे सेंट्रल मेटल से नाइट्रोजन जुड़ा है वही चीज ना, घूम फिर के मॉलिक्यूलर, इसमें भी SCN है, इसमें भी SCN है, रिवर्स है। अब ये थायोसाइनेटो की जगह आइसोथायोसाइनेटो हो जाएगा, एम्बीडेंडेट। डाउट्स, ठीक है। तो यहां पे हमारा लाइगेंड्स फिनिश होता है,
तो लाइगेंड्स टोटली 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहला यूनिडेंडेट। डाइडेंडेट में क्या था, इथेन 1,2 डायमाइन डाइडेंडेट है। पॉलीडेंडेट याद रखना है EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। और चौथा एम्बीडेंडेट में आपका नाइट्रो नाइट्रोस है और आइसोथायोनेटो आइसोथायोसाइनेटो एंड थायोसाइनेट। नोट कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज की नंबरिंग हो रही है यहाँ पे, राइट। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ ligands directly attached to central atom। या सेंट्रल मेटल आयन, ओके। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा FeCN6-3, तो इससे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, क्योंकि 6 लाइगेंड्स है इसके पास। यस। NiNH3 4 2-, बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4, एब्सोल्युटली, ओके। FeC2O4 3-, बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। इसलिए आया मैं बैठने के लिए। C2O4 डाइडेंडेट लाइगेंड, अब समझ में आया कि ये मैं डाइडेंडेट क्यों पढ़ा है, क्योंकि मुझे इसको 2 काउंट करना है। 2 into 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। कोई डाउट्स? COEN थ्राइस 3-, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम EN किसको बोलते हैं। इथिलीन डाइअमाइन को हम EN बोलते हैं। Now tell me the coordination number. 6। इथिलीन डाइअमाइन CH2 NH2 NH2 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 लाइगेंड डाइडेंडेट है, ठीक है। 2 into 3 6, EN is didentate। Any doubts? ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहां लिख देता हूं C2O4 is didentate। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी आपको कैलकुलेट करना है पता तो होना चाहिए ना वो कौन सा डेंडेट है, नहीं तो हम गलत कर बैठेंगे। इसलिए डाइडेंडेट, पॉलीडेंडेट वगैरह वगैरह पढ़े। स्फीयर, अभी मैंने बताया कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। तो अगर कोई पूछता है डेफिनेशन क्या है, तो भाई एनक्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट, एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें सेंट्रल मेटल आयन और लाइगेंड्स दोनों हो, कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लाइगेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। यहां पे आपके सारे टर्मिनोलॉजीज फिनिश हो जाते हैं।